हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे पुश पुल पावर एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन किस प्रकार का पैदा होता है और उसका टाइप कौन सा डिस्टोर्शन पैदा होता है वो हम पढ़ रहे थे। तो ट्रांजिस्टर की नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण, ट्रांजिस्टर में अरेखिक गुणधर्म होने के कारण क्या होता है, जो आउटपुट कलेक्टर करंट है और इनपुट बेस करंट है उसके बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन किस प्रकार दिया जाता है, आई सी इक्वल टू के वन आई बी प्लस के टू आई बी स्क्वायर प्लस के थ्री आई बी क्यू प्लस डैशेस एंड सो ऑन। तो जो बेस करंट है, इनपुट बेस करंट है, वह माना कि सिनोसोइडल है, तो या आई अपन लिख सकते हैं आई एम कॉस ओमेगा टी या आई एम साइन ओमेगा टी, कुछ भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई एम कॉस ओमेगा टी लिख दिया हमने। तो बेस करंट में यह आई एम क्या, उसकी ये पीक वैल्यू है बेस करंट की, यह ओमेगा क्या है, सिंगल टोन फ्रिक्वेंसी है, जो इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है। तो जो आउटपुट कलेक्टर करंट है वो और इनपुट बेस करंट है उसके बीच का जो रिलेशन है वह कैसे दिया जाएगा, आई सी इक्वल टू के वन आई बी प्लस के टू आई बी स्क्वायर प्लस के थ्री आई बी क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण ये आउटपुट कलेक्टर करंट में डिस्टोर्शन आ जाता है और डिस्टोर्शन इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये K1, K2, K3 ये सब कांस्टेंट है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन कलेक्टर करंट IC को लिख सकते हैं आई नॉट प्लस आई वन कॉस ओमेगा टी। आई बी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आई एम कॉस ओमेगा टी, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे भी आई बी स्क्वायर की मैं यहाँ वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, आई बी की आई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, आई थ्री में कॉस क्यूब ओमेगा टी और आई एम क्यूब कॉस क्यूब ओमेगा टी। तो इस प्रकार जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास स्टेप आएगी, आई सी इक्वल टू आई नॉट प्लस आई वन कॉस ओमेगा टी, आई टू कॉस टू ओमेगा टी। तो यहाँ पे टू ओमेगा टी देखो ये सिंप्लीफाई किया तो आई बी की जगह देखो अपन समझ सकते हैं कि आई एम कॉस ओमेगा टी है, तो यहाँ पे आई वन कॉस ओमेगा टी इस प्रकार से यहाँ पे आ गया होगा। और आई वन कॉन्स्टेंट है तो वो के वन आई एम का वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वो आया होगा। तो के वन आई एम की जगह हमने आई वन लिख दिया और वैसे के टू आई एम की जगह हमने आई टू लिख दिया। और आई बी स्क्वायर क्या है, आई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है, वन प्लस कॉस टू ओमेगा टी। तो यहाँ पे वन प्लस कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, तो वन प्लस जो भी कॉस वन प्लस कॉस जो टू ओमेगा टी है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन बाई टू और जो भी वो वैल्यूज़ है वो वैल्यू को कांस्टेंट के रूप में आई टू लिख दिया और कॉस टू ओमेगा टी इस प्रकार से आ गया। एंड फिर कॉस थ्री ओमेगा टी और कॉस फोर ओमेगा टी ऐसे ऐसे ये आता जाएगा। तो ये हम आप चाहो तो ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो, आई सी इक्वल टू आई नॉट, यह कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट आई वन आई नॉट कांस्टेंट है, आई नॉट प्लस आई वन कॉस ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस आई थ्री कॉस थ्री ओमेगा थ्री एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हम कलेक्टर करंट लिख सकते हैं, आउटपुट कलेक्टर करंट। तो यह आई नॉट है वह है कांस्टेंट, आई वन कांस्टेंट है, आई टू कांस्टेंट है, आई वन क्या है, आई वन पीक वैल्यू है, आई टू भी पीक वैल्यू है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे टू ओमेगा यह भी फ्रीक्वेंसी है। तो हम पढ़ लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो कलेक्टर करंट क्या होती है, ये देखो आई नॉट प्लस आई वन कोस ओमेगा टी प्लस आई टू कोस टू ओमेगा टी, इस प्रकार से ये आते रहे। ये डिस्टोर्शन इसको बोलते हैं, हार्मोनिक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, ये सेकंड हार्मोनिक है, इस प्रकार से ये चलता जाएगा, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। तो ये इस प्रकार से आते जाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रांजिस्टर Q1 ट्रांजिस्टर में, जैसे कि आई सी इक्वल टू Q1 ट्रांजिस्टर के लिए जो कलेक्टर करंट है वह क्या है, आई वन से डिनोट किया था। Q2 ट्रांजिस्टर के लिए जो कलेक्टर करंट है वह आई टू से डिनोट किया था उसको। और हमने देखा था कि आई वन आई टू 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे। तो आई वन आई टू 180 डिग्री आउट ऑफ फेस है, तो आई वन कितना हो जाएगा, तो आई सी की जगह हम आप जब आई वन लिखेंगे, क्योंकि ये कलेक्टर करंट ही है आई वन, Q1 के लिए आई वन है और कलेक्टर करंट Q2 के लिए आई टू है। तो आई वन क्या हो जाएगा, आई वन को एज इट इज़ पहले ऐसा लिख देते हैं, आई नॉट प्लस आई वन कोस ओमेगा टी प्लस आई टू कोस टू ओमेगा टी। और आई टू को भी एज इट यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, लेकिन 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होने के कारण ऐसे लिखेंगे, आई नॉट प्लस आई वन कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, आई टू कॉस टू, और ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी प्लस पाई लिखेंगे। प्लस पाई यानी 180 डिग्री यहाँ पे फेस शिफ्ट होने के कारण ये प्लस पाई आ गया। तो इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो आई टू करंट क्या होगी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब तो क्या होगा, ओमेगा टी प्लस पाई क्या होता है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस यहाँ पे आ गया। तो आई नॉट माइनस आई वन कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे कॉस यहाँ पे टू है आगे, इसलिए जब ओमेगा टी प्लस पाई होगा यहाँ पे टू का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये प्लस का प्लस ही रहेगा। यहाँ पे थ्री है, ओड है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री का जब मल्टीपल होगा तो वापस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आई थ्री कॉस थ्री ओमेगा टी। तो हम देखते हैं कि जो सम वाली चीज़ है
मतलब ओमेगा टी, और फिर है 3 सॉरी, जब ओड वाली चीज़ है ओमेगा टी, 3 ओमेगा टी, 5 ओमेगा टी, 7 ओमेगा टी, वहाँ पे माइनस का साइन आएगा। और सम वाली चीज़ है 2 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, 6 ओमेगा टी, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन आएगा। तो ये I2 करंट ऐसे आएगी। और नेट जो आउटपुट करंट है, जब पुश पुल पावर एम्पलीफायर में आउटपुट करंट क्या होती है, I इक्वल टू के I1 माइनस I2, के कॉन्स्टेंट है और I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 को घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस वाली, ये जो प्लस वाला जो टर्म है I2 cos 2 ओमेगा टी, वह कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे फाइनल बच जाएगा जो ऑड हार्मोनिक्स बच जाएंगे, इसको हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो ऑड हार्मोनिक्स बच जाएंगे, इवन हार्मोनिक्स आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो करंट क्या होगी, I इक्वल टू 2 के I1 cos ओमेगा टी प्लस I3 cos 3 ओमेगा टी प्लस I5 cos 5 ओमेगा टी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे केवल ऑड हार्मोनिक्स बचे रहेंगे, इवन हार्मोनिक्स कैंसिल हो जाएंगे। इवन हार्मोनिक्स ये I2 cos 2 ओमेगा टी, I4 cos 4 ओमेगा टी, I6 cos 6 ओमेगा टी, ये कैंसिल हो जाएंगे। केवल ऑड हार्मोनिक बचेंगे। कौन से ऑड हार्मोनिक, I1 cos ओमेगा टी प्लस I3 cos 3 ओमेगा टी प्लस I5 cos 5 ओमेगा टी एंड सो ऑन, ये बचेंगे ऑड हार्मोनिक्स। इवन हार्मोनिक्स कैंसिल हो जाते हैं। ये हार्मोनिक्स टर्म्स होती है I1 cos ओमेगा टी, I2 cos 2 ओमेगा टी, ये फर्स्ट हार्मोनिक, ये सेकंड हार्मोनिक एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके कारण इवन हार्मोनिक्स कैंसिल, हार्मोनिक्स पैदा होने के कारण क्या हो जाती है, आउटपुट कलेक्टर करंट में डिस्टोर्शन आ जाता है। तो आउटपुट कलेक्टर करंट एज इट इज नहीं, रिप्लिका नहीं होता, सेम इनपुट सिग्नल की तरह जैसा नहीं दिखेगा, वह डिस्टोर्शन होने के कारण इनपुट सिग्नल से अलग दिखेगा। तो ये हार्मोनिक्स के कारण होता है डिस्टोर्शन, और इसको एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे पुश पुल पावर एम्पलीफायर में। डिस्टोर्शन हट जाता है। कौन सा डिस्टोर्शन हट जाएगा, इवन हार्मोनिक्स तो हट जाएंगे लेकिन ऑड हार्मोनिक्स बचे रहेंगे। तो लेस कह सकते हैं कि लेस डिस्टोर्शन अकर्स, लेस हार्मोनिक डिस्टोर्शन अकर्स होते हैं। यहाँ पे पुश पुल पावर एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन पैदा होता है लेकिन कम पैदा होगा। क्यों, क्योंकि इवन हार्मोनिक्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑड हार्मोनिक्स बचे रहेंगे, तो लेस हार्मोनिक डिस्टोर्शन पैदा होता है। इवन हार्मोनिक्स कैंसिल हो जाता है, ऑड हार्मोनिक्स बचा रहता है। तो ये केवल ऑड हार्मोनिक्स बचे रहेंगे आउटपुट में, इवन हार्मोनिक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो यह था पुश पुल एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन। तो हम पढ़ रहे थे डिस्टोर्शन ही, तो हमने यहाँ पे केवल पुश पुल एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन कैसे हटता है वो देखा था। अब डिस्टोर्शन क्या होता है, हार्मोनिक डिस्टोर्शन क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1000 हर्ट्ज का ये सिग्नल है, तो अगर यदि डिस्टोर्शन अकर होता है, यदि डिस्टोर्शन सिग्नल में आता है, तो जो आउटपुट हो, आउटपुट में अगर डिस्टोर्शन पैदा होता है तो आउटपुट जो होता है, आउटपुट में सिग्नल जब आएगा तो सिग्नल में निम्न आवृत्तियाँ रहेंगी। कौन कौन सी आवृत्ति रहेगी, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी। एक तो 1 किलोहर्ट्ज़ जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 किलोहर्ट्ज़ का तो ये सिग्नल था ही, 1000 हर्ट्ज़ या 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल, जिसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मुख्य आवृत्ति। उसके बाद 2 किलोहर्ट्ज़, उसके बाद 3 किलोहर्ट्ज़ और 4 किलोहर्ट्ज़, इतनी सारी बाकी सारी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वह सिग्नल में आ गए, जो कि आने नहीं चाहिए थे। ये 2 किलोहर्ट्ज़, 3 किलोहर्ट्ज़, 4 किलोहर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इनपुट सिग्नल में तो थे ही नहीं, ये आउटपुट सिग्नल में आ गए। तो यह आउटपुट सिग्नल में ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहे हैं, 2 किलोहर्ट्ज़, 3 किलोहर्ट्ज़, 4 किलोहर्ट्ज़, तो ये सब हार्मोनिक्स कहलाते हैं, ये सब हार्मोनिक्स कहलाते हैं। और इन्हीं के कारण डिस्टोर्शन आता है। आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के जैसा नहीं दिखता है, रिप्लिका नहीं होता, इनपुट सिग्नल से अलग दिखेगा। तो इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म और आउटपुट सिग्नल वेवफॉर्म सेम नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पे 2 किलोहर्ट्ज़, 3 किलोहर्ट्ज़, 4 किलोहर्ट्ज़ और बहुत सारी ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट सिग्नल में, आउटपुट सिग्नल में प्रेजेंट है। जहाँ पे देखो 1 किलोहर्ट्ज़ तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ पे मुख्य आवृत्ति है सिग्नल की, और बाकी सारी जो ये आवृत्तियाँ है 2 किलोहर्ट्ज़, 3 किलोहर्ट्ज़, 4 किलोहर्ट्ज़, जिसको हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो इसी को हार्मोनिक्स बोलते हैं। अब सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन, हेडिंग यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक, तो सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन कौन सा है, ये सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन कहलाता है 2 किलोहर्ट्ज़। 2 किलोहर्ट्ज़ सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन है। ये 3 किलोहर्ट्ज़ थर्ड हार्मोनिक डिस्टोर्शन है, 4 किलोहर्ट्ज़ फोर्थ हार्मोनिक डिस्टोर्शन है। तो 2 किलोहर्ट्ज़ क्या होता है। अब हार्मोनिक्स क्या होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके मल्टीपल में होते हैं, इंटीजर के मल्टीपल में होते हैं। तो 1 किलोहर्ट्ज़ इंटू 2, ये सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन हो गया। 1 किलोहर्ट्ज़ कौन सा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंटू
थ्री किलो हर्ट्ज आ गया। 1 किलो हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मुख्य आवृत्ति इंटू 4, तो 2, 3, 4, 5, तो इंटीजर के मल्टीपल में होते हैं यह हार्मोनिक्स। तो 2 इंटू 1 किलो हर्ट्ज हो गया, वह सेकेंड हार्मोनिक्स हो गया। 3 इंटू 1 किलो हर्ट्ज यानी 3 किलो हर्ट्ज हो गया थर्ड हार्मोनिक्स। 4 इंटू 1 किलो हर्ट्ज फोर्थ हार्मोनिक। यहाँ पे इंटू 1 ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 किलो हर्ट्ज क्या है, मुख्य आवृत्ति है। जैसे यहाँ पे मुख्य आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज होती, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 आता है, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2। तो इस प्रकार से जो ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहे हैं 2 किलो हर्ट्ज, 3 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज, तो ये क्या इंटीजर के मल्टीपल में हार्मोनिक्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब उसके मल्टीपल में आते जाएंगे। 2 इंटू जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका एक गुणा कर देते हैं, तो ये हार्मोनिक्स ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये वैल्यूज कुछ और भी हो सकती है। तो ये कहने का मतलब इंटीजर मल्टीपल में होते हैं हार्मोनिक्स। और ये क्यों पैदा हो रहे हैं आउटपुट सिग्नल में हार्मोनिक्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर की नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि हमने अभी देखा था कि पुश पुल पावर एम्पलीफायर में डिस्टोर्शन जो पैदा हो गया था वो बेस करंट और इनपुट बेस करंट और आउटपुट कलेक्टर करंट दोनों का जो रिलेशन वह देखा था। क्योंकि वो ट्रांजिस्टर का अरेखिक गुणधर्म था नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण। जो आउटपुट कलेक्टर करंट और इनपुट बेस करंट का रिलेशन में देखा था इस इक्वल टू K1 प्लस K2 IB स्क्वायर प्लस K3 IB क्यूब, तो इसको सिंप्लीफाई किया था। तो इस प्रकार से हमने देखा था यहाँ पे ये तो आउटपुट कलेक्टर करंट ऐसे आ जाता है I0 प्लस I1 cos ओमेगा टी प्लस I2 cos 2 ओमेगा टी। तो ये सब हार्मोनिक्स कहलाते हैं। ये जैसे फर्स्ट हार्मोनिक है I1 cos ओमेगा टी, I2 cos 2 ओमेगा टी, सेकेंड हार्मोनिक है। इस प्रकार से हम अब देखते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे यदि सिनोसॉइडल सिग्नल है तो यहाँ पे वो cos ओमेगा टी, तो साइन कुछ भी ले सकते हैं, साइन cos कुछ भी ले सकते हैं, सेम एज इट इज है। ये तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इफ सिनोसॉइडल इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू पावर एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल यदि सिनोसॉइडल इसको अप्लाई करते हैं तो आउटपुट सिग्नल में डिस्टोर्शन होने के कारण, हार्मोनिक्स होने के कारण, ट्रांजिस्टर की नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण आउटपुट सिग्नल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं I इक्वल टू I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस। तो ये आउटपुट कलेक्टर करंट है और ये बेस करंट है। तो ये आउटपुट कलेक्टर करंट I इक्वल टू I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी एंड सो ऑन। ये सेम वही है जैसे हमने इस पुश पुल पावर एम्पलीफायर में वही देखा था, ये वाला यहाँ पर ये वाली चीज़ वही है सेम एज इट इज। जब इसको सिंप्लीफाई किया था तो इसको ऐसा लिखा था। तो जो पुश पुल पावर एम्पलीफायर का जो आउटपुट करंट है वो इसमें भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉस की जगह साइन लिख दिया है, तो साइन कॉस कुछ भी ले सकते हो। तो आउटपुट करंट है पावर एम्पलीफायर की, आउटपुट सिग्नल की जो आउटपुट सिग्नल है वह उसको ऐसे लिख सकते हैं I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी एंड सो ऑन। जहाँ पे I0 तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू या डीसी कंपोनेंट कहलाता है, डीसी वैल्यू होती है। I1 क्या है, यह फर्स्ट हार्मोनिक है, तो फर्स्ट हार्मोनिक की पीक वैल्यू I1 हो गई और जिसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है ओमेगा, मुख्य आवृत्ति तो ओमेगा है इसी। और I2 साइन 2 ओमेगा टी क्या है, यह सेकेंड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक की पीक वैल्यू I2 हो गई और 2 ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 इंटू ओमेगा। इस प्रकार से I3 साइन 3 ओमेगा टी ये थर्ड हार्मोनिक हो गया। थर्ड हार्मोनिक की ये पीक वैल्यू हो गई I3 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 3 ओमेगा। तो ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक और जो फर्स्ट है I0 है वह डीसी कंपोनेंट है। तो डिस्टोर्शन, यही डिस्टोर्शन है आउटपुट करंट, ये डिस्टोर्शन कहलाता है। इसके कारण डिस्टोर्शन आ जाता है। आउटपुट करंट इनपुट करंट के समान नहीं होती, आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के समान नहीं होता डिस्टोर्शन होने के कारण, क्योंकि उसमें मुख्य आवृत्ति के अलावा अन्य आवृत्तियाँ भी आ जाती है सिग्नल में। तो ये अन्य आवृत्तियाँ जिसके कारण विरूपण पैदा होता है, डिस्टोर्शन पैदा होता है। तो सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन किसे कहेंगे आप, सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन के लिए ये सेकेंड हार्मोनिक्स का पीक वैल्यू I2 बटे फर्स्ट हार्मोनिक की पीक वैल्यू, फर्स्ट हार्मोनिक बोलो या इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी कहते हैं। I1 साइन ओमेगा टी इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, क्योंकि मुख्य आवृत्ति इसमें प्रेजेंट है ओमेगा। तो मुख्य आवृत्ति होने के कारण ये मुख्य आवृत्ति कंपोनेंट कह सकते हैं इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इसको बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। ये फर्स्ट हार्मोनिक बोलो या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, मुख्य आवृत्ति कंपोनेंट। तो मुख्य आवृत्ति कंपोनेंट की पीक वैल्यू कितनी है I1, तो I2 बटे I1 क्या होगा,
सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन, जिसको डिनोट करेंगे D2 से। और थर्ड हार्मोनिक डिस्टोर्शन क्या होगा? थर्ड हार्मोनिक डिस्टोर्शन के लिए थर्ड हार्मोनिक्स की पीक वैल्यू, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट की पीक वैल्यू I3 बटे फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, फर्स्ट हार्मोनिक है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसकी पीक वैल्यू I1। तो I3 बटे I1 क्या हो जाएगा? D3। वैसे वैसे I4 बटे I1 क्या होगा? फोर्थ हार्मोनिक डिस्टोर्शन। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन कितना होगा? D इक्वल टू √D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस एंड D4 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हार्मोनिक डिस्टोर्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये तो इस निकालेंगे तो ये टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन आ जाएगा सिग्नल में, आउटपुट सिग्नल में। थैंक यू। तो हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने के कारण जो आउटपुट सिग्नल की जो एसी पावर होती है, वह पावर भी डिफरेंट होगी, क्योंकि हार्मोनिक्स के कारण डिफरेंट पावर होगी। कैसे? टोटल आउटपुट एसी पावर वह होगी, इसको डिनोट करेंगे P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि हार्मोनिक्स के कारण पावर बढ़ जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। तो P1 जो पावर है वह किसकी है? फंडामेंटल कंपोनेंट के कारण, जो आउटपुट सिग्नल में डिस्टोर्शन के कारण जो फंडामेंटल कंपोनेंट है, फंडामेंटल कंपोनेंट जो सिग्नल का जो मुख्य आवृत्ति वाला भाग है, वो मुख्य आवृत्ति वाला जो कंपोनेंट है उसकी पावर P1। और आउटपुट सिग्नल में ये जो P2 कौन सा है? P2 पावर कौन सी है? आउटपुट पावर ड्यू टू सेकेंड हार्मोनिक प्रेजेंट इन आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल में जो सेकेंड हार्मोनिक पैदा हुआ है, सेकेंड हार्मोनिक जो टर्म है, उसके कारण जो उसके कारण जो पावर जनरेट हो रही है, पावर पैदा हो रही है, उस टर्म के कारण जो पावर हो रही है वो आउटपुट पावर P2 किसके कारण? ड्यू टू सेकेंड हार्मोनिक प्रेजेंट इन आउटपुट सिग्नल। वैसे वैसे P3 ड्यू टू थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट इन आउटपुट सिग्नल। तो P1 कितना हो जाएगा? पावर क्या होती है? देखो पावर और AC है, तो AC पावर क्या होती है? VRMS इंटू IRMS, वोल्टेज इंटू करंट, RMS दोनों होती है वैल्यू, करंट भी RMS, वोल्टेज भी RMS। या इसको V इंटू I लिखो, या V स्क्वायर बटे R। तो V स्क्वायर बटे R, तो V कौन सा होगा? RMS वैल्यू होगी। या I स्क्वायर R लिखेंगे तो I करंट क्या होगी? RMS वैल्यू होगी। तो P क्या होगा? I स्क्वायर R। RMS वैल्यू क्या होती है? IM बाई √2 पीक वैल्यू होती है बटे √2। तो ये पीक वैल्यू IM बटे √2 हो गई। RMS की जगह IM बटे √2 लगेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो IM बाई 2 आ जाएगा इंटू R कौन सा? लोड रजिस्टर, लोड रेजिस्टेंस RL। तो अपन ये फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू I बटे I स्क्वायर बटे 2 इंटू R। ये IRMS की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो P1 की जगह हम लिख सकते हैं I1 स्क्वायर बटे 2 इंटू RL। P2 की जगह लिख सकते हैं I2 स्क्वायर बटे 2 इंटू RL एंड सो ऑन। तो आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी? इसको यहाँ से लिखा P, जब IRMS की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे IM बाई √2, तो ये I स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा इंटू RL। तो P1 क्या हो जाएगा? I1 स्क्वायर बटे 2, P2 I2 स्क्वायर बटे 2 इंटू RL। तो आउटपुट पावर कितनी हो जाएगी? टोटल आउटपुट पावर, टोटल आउटपुट AC पावर कितनी हो जाएगी? I1 स्क्वायर बटे 2 इंटू RL प्लस I2 स्क्वायर बटे 2 इंटू RL, I3 प्लस I3 स्क्वायर बटे 2 इंटू RL सो ऑन। तो इसको I1 स्क्वायर RL बटे 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो 1, यहाँ पे क्या बचेगा? I2 बटे I1, क्योंकि I1 यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे कॉमन ले लिया तो बटे में आ जाएगा I2 बटे I1 का स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे I1 नहीं है तो I1 बटे में आ जाएगा I3 बटे I1 का स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो यहाँ पे ये I2 बटे I1 क्या था? हमने अभी देखा था, ये सेकेंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन है D2, ये थर्ड हार्मोनिक डिस्टोर्शन D3। तो 1 प्लस D2 स्क्वायर, I2 बटे I1 D2 है तो इसका स्क्वायर D2 स्क्वायर हो गया प्लस D3 स्क्वायर, I3 बटे I1 D3 है तो D3 स्क्वायर प्लस डैश। तो और ये I1 स्क्वायर बटे 2 इंटू RL वह क्या है? P1 फंडामेंटल कंपोनेंट की पावर P1। तो आउटपुट पावर कितनी होगी? P1 इंटू 1 प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर, और ये क्या है? 1 प्लस D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर, ये इसको टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जगह हम लिख देंगे D, जो हमने अभी देखा था यहाँ पे, ये D इक्वल टू √D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर। अंडर रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? D स्क्वायर बराबर, या कह सकते हैं अंडर रूट हट जाएगा जब इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे तो D स्क्वायर बराबर D2 स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर प्लस डैश एंड सो ऑन। तो D2 स्क्वायर D3 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर, इसकी जगह D लिख देंगे, D स्क्वायर हो गया। तो आउटपुट टोटल आउटपुट AC पावर कितनी होगी? टोटल आउटपुट AC पावर P आउटपुट बराबर 1 प्लस P आउट बराबर 1 प्लस D स्क्वायर
इंटू P1, 1+D² इंटू P1। तो ये टोटल आउटपुट AC पावर होती है हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने के कारण। आउटपुट AC पावर हो एम्पलीफायर में, पावर एम्पलीफायर की ये पावर हो गई हार्मोनिक प्रेजेंट होने के कारण। थैंक यू।